वंदे मातरम बच्चों। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं हिंदी विषय से पाठ 4 मौसी पढ़ने वाले हैं एवं मैं इसको आप लोगों को आपकी भाषा में समझाने वाला हूँ। पाठ 4 मौसी, इसके जो लेखक हैं उनका नाम श्री भीष्म साहनी है। ये जो लेखक हैं अपनी बचपन की एक घटना को लिखते हैं, यहाँ पर उसको याद करके लिखे हुए हैं। ये उनके स्वयं के साथ ये घटना घटी हुई है, ठीक है। उसी को वे यहाँ पर बता रहे हैं कि उनकी एक मौसी हुआ करती थी जिनके साथ सभी लोग किस प्रकार का व्यवहार करते थे और सभी बच्चे उनके साथ कैसी कैसी मस्तियाँ किया करते थे, उन सभी को इसमें बताया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो अब इस कहानी के बारे में देख लेते हैं क्या बताया गया है इसमें। प्रस्तुत कहानी एक स्त्री के मानवीय लगाव और स्वभाव के उदात्त स्वरूप का वर्णन है, जो सबके सुख दुख में अपनी पहल और प्रतिबद्धता के साथ शामिल होती है। वह बड़ों के लिए ही नहीं, बच्चों के साथ भी उनके खेल खिलौने और कथा संसार के आनंदमयी पूरी दुनिया में शामिल रहती है। लेकिन सबके काम आने वाली मौसी जब बीमार पड़ती है तो उसके साथ किस प्रकार उपेक्षा का व्यवहार होता है, जानना कारुणिक लगता है। बच्चों की आत्मीयता और रागात्मक भाव मौसी के इस एहसास को जागृत कर देते हैं, जिसमें मौसी बेहद विश्वास के साथ कहती है कि अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो इस कहानी में हमें कई चीज़ें जानने को मिलेंगी और एक बात यह भी सीखने को मिलेंगी कि हमें बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और अपने माता पिता को कभी भी उनके बूढ़े हो जाने पर धिक्कारना नहीं चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। किसी के घर बच्चा बीमार होता तो सबसे पहले मौसी को ही बुलाया जाता। किसी के घर शादी होती, वहां भी सबसे पहले मौसी ही पहुंचती। दिन भर मोहल्ले में कभी एक के घर तो कभी दूसरे के घर मौसी बैठी नजर आती। तो जो मौसी थी वह कैसी थी, चाहे उस गांव के बच्चे थे या फिर बड़ी उम्र के लोग थे, सभी उसे मौसी कहकर बुलाते थे। और किसी के भी घर में कोई भी कार्य होता था, कोई बीमार होता था या फिर कोई अच्छा फंक्शन होता था, तो वहाँ पर सबसे पहले मौसी को ही बुलाया जाता था या फिर मौसी ही पहुँचती थी। मौसी का नाम किसी को नहीं पता था, ठीक है। और दिन भर मोहल्ले में किसी न किसी के घर में बैठी हुई नजर आती थी। कभी किसी घर के आंगन में बैठी लड़की के बाल काढ़ रही होती, कभी किसी के घर की छत पर शलजम की कतलियां सूखने के लिए डाल रही होती। तो दूसरों के घर पर वो क्या करती थी, किसी के सबके घर में बार बार अलग अलग घरों में देखने को मिलती थी, तो क्या करती थी, कभी किसी के घर में जाकर किसी लड़की के बाल सेट कर रही होती या फिर किसी के घर में छत पर जाकर शलजम की कतलियां सुखाने का काम कर रही होती। जब चंदू की बहन की शादी हुई तो मौसी दिन भर दुल्हन के हथेलियों पर मेहंदी के बेल बूटे बनाती रही। तो बेल बूटों का मतलब यह है कि मेहंदी से हाथ में मेहंदी के अलग अलग रेखाएं डिजाइन बनाते हैं, उसी को बेल बूटे कहा गया है। बेल अर्थात जो पौधे होते हैं, ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों की सहायता से अपना प्रसार करते हैं, वैसे पौधों को बेल कहा जाता है। जो जिनके तने मजबूत नहीं होते हैं वे दूसरे पौधों पर, दूसरे पेड़ों पर ही आश्रित होते हैं, उसमें घूम घूम के चिपके रहते हैं। बूटे मतलब वो छोटे छोटे पौधे या फिर बड़े बड़े घास, तो बूटे कहा जाता है। तो उसी प्रकार का डिजाइन उसमें हाथों में बनाया करती थी। एक दिन आंगन में बैठी मौसी नीले रंग के पल्ले पर झिलमिलाते सितारे टाँक रही थी। हम बच्चों से बोली, आओ तुम्हें सितारों जड़ा आसमान दिखाऊं।
कहकर उसने हमारे सामने पल्ला बिछा दिया। सचमुच हमें लगा जैसे तारों से झिलमिलाता आकाश हमारे सामने फैल गया हो। डार्क ब्लू कलर की एक कोई साड़ी थी, उसमें पल्ले पर वो झिलमिलाते सितारे टाँक रहे थे। सितारे जानते हो, स्टार्स, स्टार सितारे, उन्हें वह उसमें सील रही थी या फिर टाँक रहे थे, डिजाइन बना रहे थे उसमें। तो अब बच्चों को वो बुला के कहती है, आओ तुम्हें सितारों भर जरा आसमान दिखाऊं। जब बच्चे जाते हैं उन्हें सितारों दिखते हैं तो उनको अच्छा लगता है। बड़ी बहन सुनाती थी कि पहले मौसी तीज त्योहार के मौके पर नाचा भी करती थी, तरह तरह के स्वांग भरती, पर अब वह कुछ बुढ़ा गई थी। अब लेखक की बड़ी बहन श्री भीष्म साहनी जी की बड़ी बहन उनको सुनाती थी बचपन में कि मौसी पहले जब वह इतनी बूढ़ी नहीं हुई थी तब तीज त्योहारों के मौके पर नाचा भी करती थी, अर्थात डांस करती थी और तरह तरह के स्वांग भरती थी। स्वांग मतलब एक्टिंग करना, तरह तरह की एक्टिंग भी करते थे, पर अब वह कुछ कुछ बूढ़ा गई, मतलब थोड़ी बूढ़ी हो गई थी, तो अब उसे इसमें सभी कार्य करने में थोड़ी कठिनाई होती थी। ठीक है। मौसी कौन थी, कहाँ से आई थी, कोई नहीं जानता था। किसी को यह भी मालूम नहीं था कि वह रहती कहाँ है। एक बार माँ ने मुझसे कहा, जा मौसी को बुला ला। मैंने पूछा, कहाँ मिलेगी? माँ बोली, मोहल्ले में ही कहीं मिलेगी। यह भी कोई नहीं जानता था कि मौसी कब उस मोहल्ले में आई थी। बच्चे जब बड़े हो जाते, छोटे स्कूल को छोड़कर मिडिल स्कूल में जाने लगते, तो मौसी का दामन छोड़ देते। तब मोहल्ले के दूसरे नन्हे बच्चे उसका साथ पकड़ लेते थे। रोज दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले पहुंच जाती थी। वहां सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियां चुटकुले सुनाना बहुत पसंद था। जब शाम हो जाती और बच्चे खेल कर थक जाते तो मौसी को घेर कर बैठ जाते, उससे कहानियां सुनते। आज मुझे जितनी कहानियां याद हैं, तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, सुंदर बाई की कहानी, वे मैंने मौसी के मुंह से ही सुनी थी। अब लेखक क्या कह रहे हैं आगे। गांव के किसी को भी पता नहीं था कि मौसी कहाँ से आई हुई थी। उसका आता पता कुछ नहीं था, तो कहाँ रहती थी यह भी किसी को पता नहीं था। क्यों पता नहीं था? क्योंकि वह दिन भर सभी अलग अलग लोगों के घर में घूमते रहती थी और कहाँ से आती थी कहाँ जाती थी किसी को पता नहीं था। अब वहाँ पे जो बच्चे हुआ करते थे, बच्चों के साथ में मौसी बहुत घुल मिलकर रहा करती थी। उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे। तो अब जो बच्चे बड़े हो जाते थे, अब थोड़ी उम्र उनकी बढ़ जाती थी और प्राइमरी स्कूल को छोड़कर जब वे मिडिल स्कूल में जाने लगते थे, तो अब वे मौसी का दामन छोड़ देते थे। तब क्या होता था, मोहल्ले में और भी बच्चे हुआ करते थे और छोटे बच्चे जो रहते थे वे अब मौसी के साथ खेलने लगते थे। रोज दोपहर ढलने पर नीम के पेड़ तले, अब वहाँ पे एक नीम का पेड़ हुआ करता था। पेड़ के नीचे एक चबूतरा के जैसे बना हुआ था, तो उसमें अब मौसी उसमें बैठा करती थी और सारे बच्चे वहीं पे खेलने के लिए पहुंच जाया करते थे। तब मौसी उन्हें कहानियां चुटकुले सुनाया करती थी और उनके साथ खेलती भी थी। अब लेखक कहते हैं कि जितनी भी कहानियां मुझे याद हैं, और वे सभी कहानियां मुझे मौसी ने ही सुनाई हुई थी। मौसी कब उन्हें कहानियां सुनाती थी? जब सारे बच्चे खेलते खेलते थक कर बैठ जाते थे, तब उन्हें कहानियां सुनाती थी। मौसी महिला सा दुपट्टा ओढ़े रहती थी। उसके हर कोने में कुछ न कुछ बंधा रहता था। किसी कोने में थोड़े से चने, किसी में टिकिया, किसी में दाल फुलियां। मौसी दुपट्टे के छोरों को खोलकर हम सबकी हथेली पर थोड़ा थोड़ा चना चबेना रख देती। एक बार मैंने माँ को बताया तो माँ ने मना कर दिया। उस गरीबिनी से लेकर क्यों खाते हो? वह थोड़ा सा चना चबेना अपने लिए रखती होगी। अब और क्या करती थी मौसी? जो साड़ी पहनती थी वो थोड़ा सा मैला दुपट्टा
भी ओढ़े रहती थी, तो उसमें अब उसके हर कोने में क्या बंधा रहता था, खाने के लिए कुछ कुछ चीजें बंधी रहती थी, जैसे चना या फिर टिकिया या फिर दाल फुलियाँ मतलब दाल की जो दाल को छानकर बनाई गई रहती है वही है। मौसी दुपट्टे के छोरों को खोलकर हम सबकी हथेली पर थोड़ा थोड़ा चना चबेना रख देती थी। ठीक है, चना को भुना हुआ चना मतलब भुजा हुआ जो चना रहेगा उसे पकड़ी रहती थी, तो उसे कहानी सुनने के बाद सबकी हथेली पर रख दिया करती थी और सभी बच्चे उसे खाते थे। तो जब लेखक भीष्म साहनी अपनी माँ से बचपन में कहते हैं कि माँ हमें मौसी चना चबेना खाने के लिए देती है, तब उनकी माँ कहती है कि उस गरीबिनी से लेकर क्यों खाते हो, वह थोड़ा सा चना चबेना अपने लिए रखती होगी। इस प्रकार के वाक्य उनकी माता लेखक से कहती हैं। अब क्यों कहती हैं, यह एक प्रश्न आएगा कि क्यों ऐसा कहती हैं, तो उसका उत्तर यह हो जाएगा कि क्योंकि उनकी माँ समझती थी कि मौसी एक गरीब महिला है, वृद्ध महिला है जिसका कोई नहीं है, अतः वह लोगों से मांग कर या फिर कहीं से लाकर थोड़े थोड़े कुछ खाने की चीज़ें पकड़ी रहती है। अगर वे सारी चीज़ें वह इन बच्चों पर बांट देगी तो वह स्वयं क्या खाएगी, उसके पास तो बहुत कुछ नहीं है, ऐसा उनकी माता सोचती थी। इसलिए बच्चे को वह मना कर रही थी कि उस गरीबिनी से लेकर मत खा जा करो। ठीक है, मौसी के साथ दिन रात रहते हुए भी कोई नहीं जानता था कि मौसी कौन है, उसका कोई सगा संबंधी है भी या नहीं। कोई बच्चा उससे पूछता मौसी तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो कहती तुम्हारे मोहल्ले की। तुम कौन हो, तो कहती तुम्हारी मौसी। तुम्हारे बेटे बेटियां कहाँ हैं, तो अपनी उंगली से एक एक बच्चे को छू कर कहती यह मेरा बेटा, यह मेरी बेटी। नाम पूछो तो कहती मैं मौसी हूँ, यही मेरा नाम है। तो मौसी क्या किया करती थी, जब भी उससे कोई सवाल पूछता था तो वह सवाल का अलग अलग उत्तर देती थी, क्योंकि उसे अपनी पहचान वहाँ पे नहीं बतानी थी और उसे उनके साथ में ही बच्चों के साथ में रहना था। तो कोई भी उससे पूछता तो वह इस प्रकार के जवाब दिया करती थी कि मैं इसी मोहल्ले की हूँ, आप सभी मेरे बेटे बेटियां हैं, कौन हो, तो तुम्हारी मौसी। नाम क्या है, मौसी नाम है। इस प्रकार के जवाब दिया करती थी। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, हम लोग बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। उस दिन बच्चों को कोई लेने नहीं गया। दोपहर को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। सभी ने एक दूसरे से पूछा पर किसी को मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई। अब सभी बच्चे एक दूसरे से पूछते हैं कि मौसी कहाँ गई है, तो किसी बच्चे को पता नहीं रहता है। उससे पहले क्या होता है, सारे बच्चे जब विद्यालय से छूटते हैं घर आने के लिए, तब उन्हें मौसी वहाँ पे नहीं मिलती है। अर्थात मौसी प्रतिदिन सभी बच्चों को विद्यालय के सामने से घर लेकर आया करती थी। विद्यालय में भी उनसे जब छुट्टी होती थी तो मौसी मिलने जाया करती थी, तो मौसी उन्हें फाटक पर भी नजर नहीं आए। फाटक अर्थात गेट। ठीक है, दोपहर को अब बच्चे खेलने के लिए निकले तो भी उन्हें पेड़ के नीचे नहीं मिली। सभी ने एक दूसरे से पूछा तो किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई। कई दिन बीत गए और मौसी का कुछ पता न चला। कोई कहता मौसी बीमार है, कोई कहता वह अपने गांव चली गई है। मौसी के न रहने से मोहल्ला बड़ा खाली खाली लगता था। पेड़ के नीचे भी सुना सुना रहता था। कुछ दिन बाद एक मौसी पेड़ के नीचे आकर बैठने लगा, पर बच्चों ने उसे खदेड़ कर भगा दिया। यह मौसी की जगह है, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। मौसी पेड़ के नीचे बैठती थी तो घर वालों को भी बच्चों की चिंता नहीं थी। अब वे बच्चों को बाहर खेलने नहीं देते थे। अब कई दिन बीत गए। अब उनकी जो वो मौसी थी उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। कोई कहता था कि मौसी बीमार हो गई है, तो कोई कहता था कि मौसी अपने गांव चली गई है। उसके न रहने से सभी बच्चों को बड़ा खराब लगने लगा था। मोहल्ला भी बड़ा खाली खाली सा
लगता था पेड़ के नीचे भी जो जगह थी वह सुनी सुनी सी लगने लगती थी। कुछ दिन बाद एक मोची आकर बैठता है कि इस पेड़ के नीचे मैं बैठूंगा और अपने काम करूंगा जिससे मुझे कुछ कमाई हो जाएगी। लेकिन वहाँ सभी बच्चे मौसी का स्थान है करके उस मोची को वहाँ से भगा देते हैं। एक दिन हम मौसी की खोज में घूम रहे थे, तभी हमें एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची बोलने की आवाज़ सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ पड़ी हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। ऐसा कोई जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था। ठीक है, तो सभी बच्चे उसे बाहर से सुन लेते हैं। तो अब मौसी का नाम सुनकर हम सब ठिठक कर खड़े हो गए, ऐसा लेखक कहते हैं। अर्थात मौसी का नाम सुनकर सभी मौसी को इतने दिन से पूछ रहे थे लेकिन कहीं मिल नहीं रही थी। अब अचानक से मौसी का नाम उन्होंने सुना तो अब वे ठिठक कर रह गए, मतलब आश्चर्यचकित होकर या फिर वहां पे खड़े हो गए, दंग रह गए। बंद दरवाजे की दरार में से अंदर झांक कर देखा, आंगन में मौसी एक खाट पर लेटी थी। बाल उलझे हुए और चेहरा पीला व सूखा हुआ था। उसके पास ही खड़ी एक औरत उसे डांटे जा रही थी। मैं चली जाऊंगी, जरा शरीर संभल जाए, ऐसा मौसी कहती है। तो वो क्या कहती है महिला, तू अपने गांव चली जा। तो मौसी कहती है, गांव में मेरा कौन बैठा है। कहती कहती मौसी रुआंसी हो गई, अर्थात उसकी आंखों से आंसू आने लगे, वह रोने लगी। मौसी की हालत क्या हो गई थी, वह बहुत बीमार थी और उसके बाल उलझे हुए और चेहरा पीला हो गया था और उन्हें उसके पास में खड़ी हुई औरत डांट रही थी। तो मौसी कहती है, जब शरीर संभल जाए तो मैं चली जाऊंगी। तो गांव चली जाने के लिए कहती है, तो गांव में तो मेरा कौन बैठा है, ऐसा कहती हुई मौसी रोने लगती है। तो बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, हमें बहुत गुस्सा आया। मैंने घर लौटकर माँ से कहा तो वह बोली, बिज्जू की माँ कहाँ तक उसे अपने पास रख सकती है, मौसी उनके घर में काम तो करती नहीं। अब जब लेखक आके अपने घर में कहते हैं कि मौसी वहाँ थी और उन्हें इस प्रकार से कोई महिला बोल रही थी, तब उनकी माँ कहती है कि मौसी तो उनके घर में काम नहीं करती, तो बिज्जू की माँ कहाँ तक उसे अपने पास रख सकती है, ऐसा उनकी माँ ऐसा ही कहती है। मगर माँ वह तो सबका काम करती है, ऐसा लेखक कहते हैं श्री भीष्म साहनी। हाँ बेटा, मगर वह किसी के घर नौकरी तो नहीं करती। बात मेरी समझ में नहीं आई पर मैं चुप हो गया। अब छोटा बच्चा था, वह जो मौसी थी वह सभी के घर में कुछ न कुछ काम करते रहती थी, प्रतिदिन जाकर उनकी सहायता करती थी। तो बच्चे को लगता था कि वह तो काम करती है, लेकिन वह किसी के घर में नौकरी नहीं करती थी। ठीक है, तो अब उसे यह बात समझ में नहीं आई, काम नहीं करती, नौकरी नहीं, काम करती है पर नौकरी नहीं करती, ये कैसा काम है, उसे कुछ समझ में नहीं आया। दूसरे दिन हमारा हॉकी मैच था। हम खेल कर लौट रहे थे, रास्ते में पुल पड़ता था। हम बातें करते आ रहे थे, एकाएक हमने मौसी को पुल पर बैठे देखा। पास में एक छोटी सी गठरी और लाठी रखी थी। मौसी को देखते ही हम सब उसे घेर कर खड़े हो गए। तू इतने दिन कहाँ थी मौसी, एक ने पूछा। यहाँ क्या कर रही है मौसी, दूसरे ने कहा। यहाँ क्यों बैठी है मौसी, तीसरे ने कहा। ऐसे ही सभी कहते जा रहे थे। तो मौसी वहाँ पे जवाब देती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा। कहते हुए मौसी की आंखें भर आई, अर्थात वह फिर से रोनी रोनी हो गई। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है, बलदेव पूछता है। बलदेव कौन है, उनका एक दोस्त है श्री भीष्म साहनी का। बेटा अब ठीक हो गई हूँ, देखते नहीं, अपने पैरों से चलकर यहाँ तक आ गई हूँ। तू क्यों जा रही है मौसी, तू मत जा। मैं बूढ़ी हूं ना बेटे,
अब मैं फिर से जवान होकर आऊंगी। मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे लिए क्या लाएगी मौसी? लाऊंगी लाऊंगी, चना चबेना लाऊंगी, गुड़ शक्कर लाऊंगी, लड़कियों के लिए मोती लाऊंगी, मौसी ने कहा। अब क्या होता है, एक दिन की बात है जब सभी बच्चे उनका हॉकी का मैच रहता है तो सभी बच्चे वहां से खेलकर आते रहते हैं। तो उन्हें एक पुल के पास मौसी बैठी हुई दिखती है, एकदम थकी हारी सी। उनके पास एक गठरी और एक लाठी भी रखी हुई रहती है। सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और मौसी के पास रुकते हैं और अपने सवालों की बौछार उसके सामने लगा देते हैं। सभी बच्चे पूछने लगते हैं कि कहाँ थी, क्या कर रही है, या फिर क्यों बैठी है। इस प्रकार के कई सवाल वहाँ से पूछने लगते हैं। तो मौसी कहती है कि मैं ठीक हो गई हूँ, अपने पैरों से चलकर यहाँ पर आई हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ, ऐसा वह कहती है। तो सभी बच्चे कहते हैं तू क्यों जा रही है मौसी, मतलब मत जा। इस प्रकार की बातें करने लगते हैं। तो अब मौसी कहती है कि मैं बूढ़ी हूँ ना बेटे, अब मैं फिर से जवान होकर आऊंगी, मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उसे बूढ़ी होने के कारण, काम नहीं कर पाने के कारण सभी से इस प्रकार की के व्यवहार मिल रहे थे, इसलिए अब वह कहती है कि मैं फिर से जवान होकर आऊंगी। अर्थात जवान लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं, बूढ़ी हो गई थी इसलिए काम नहीं कर पाती थी। अब तो वह कहती है कि मैं फिर से जवान होकर आऊंगी, अर्थात किसी रूप में, किसी और के रूप में, किसी और को मौसी कहते कहते उसमें भी मेरे प्रकार के व्यवहार करने वाली एक महिला आप लोगों को बाद में मिल जाएगी। लड़कियों के लिए मोती लाऊंगी, आप के लिए चना चबेना लाऊंगी, गुड़ शक्कर लाऊंगी, इस प्रकार की बातें करती है। और मैं यहाँ से जा रही हूँ, जब आऊंगी तो ये सभी चीज़ें लाऊंगी कहती है। थोड़ी देर तक मौसी के पास बतिया कर लड़के आगे बढ़ गए, पर थोड़ी दूर जाने पर मुड़ कर देखा तो मौसी पुल पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखें ऐसी छलछल आई थी कि आंसू थमने में नहीं आते थे। सहसा सभी लड़के लौट पड़े। अब मौसी वहाँ पर बैठी थी पुल पर, लेकिन सभी बच्चों को बहला फुसला कर वहाँ से तो भेज देती है, लेकिन उसे बड़ा दुख होता है क्योंकि वह बच्चों से भी बहुत प्रेम करती थी और उसे वहाँ पे उस प्रकार के व्यवहार के कारण भी दुख हो रहा था और उसे परेशानी भी हो रही थी कि अब वह कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, कैसे अपना जीवन यापन करेगी। कई सारी परेशानियाँ उसके सामने थीं, इसलिए वह अब सभी को बहला फुसला कर भेज देती है। फिर दुखी होकर बहुत जोर जोर से रोने लगती। तो सभी लड़के मुड़ कर देखते हैं और फिर वापस वहाँ पे चले जाते हैं। तो सभी बच्चे कहते हैं हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, मौसी तू हमारे साथ वापस मोहल्ले चल। सबने एक स्वर में कहा, मतलब सभी बच्चे एक साथ ऐसा कहते हैं। मौसी को फिर से वापस मोहल्ले में ले जाते हैं। नहीं बेटा, अब मुझे जाना ही है, मौसी हकलाते हुए बोली। नहीं बेटा, मुझे अब जाना ही है, इस प्रकार से मौसी उनकी बोलती है। तो वो रो रही होती है इसलिए उसकी आवाज़ लड़खड़ा जाती है, पर लड़के न माने। 2-3 जने भाग कर सड़क पार कर गए। जहाँ एक दुकान के सामने खाट बिछी थी, वे खाट उठा लाए। उस पर उन्होंने मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया, साथ में गठरी और लाठी भी रख दी। फिर खाट उठाकर सभी बच्चे मोहल्ले की ओर चल दी। अब मौसी चलने फिरने में थोड़ी सी असक्षम हो गई थी, तो सभी बच्चे अब क्या करते हैं, एक खाट रखी हुई रहती है। कहाँ रखी हुई रहती है? सड़क के उस पार दुकान के सामने एक खाट बिछी हुई रहती है, तो उस खाट को वे उठाकर ले आते हैं और उसमें मौसी को बैठा देते हैं। जो बूढ़ी महिला थी उसे बैठा देते हैं और उसकी जो सामान रहते हैं उसे भी उसमें रख कर अब सभी बच्चे उसे उठाकर मोहल्ले में ले आते हैं। खाट को बच्चे सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया उठा लाया। योगराज अपने घर से एक कटोरा दूध, गोपाल अपने घर से लैंप उठा लाया जिसे उसके घर वाले रात को सीढ़ियों में रखा करते थे। बलदेव के पिताजी डॉक्टर थे, वह भागता हुआ गया अपने पिताजी को दुकान से खींच लाया। मौसी बीमार है, आप चल कर देखिए। लड़के आपस में बारियां बांधने लगे कि मौसी के पास रात के पहले पहर कौन रहेगा और दूसरे पहर में कौन। उन्हें डर था कि मौसी अगर अकेला
मौसी को अगर अकेला छोड़ा तो वह भाग जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब वहाँ वापस ले आते हैं मौसी को तो वे कहाँ रखते हैं, जिस नीम के पेड़ के नीचे मौसी प्रतिदिन बैठा करती थी और उन्हें सभी बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी, उनके साथ खेलती थी, उन्हें चना चबेना खिलाया करती थी, तो उसी जगह पर अब मौसी को लाकर सभी बच्चे रख देते हैं। यहाँ पे आप लोग चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में कि एक खाट पर एक लाठी और उसकी गठरी और मौसी स्वयं और उसका दुपट्टा और ये सारे सारे बच्चे यहाँ पर हैं। क्या में है, खाट एक तो बिछाई है, खाट पे बैठी है, तो इधर एक बच्चा दूध लेकर आया है और इधर एक बच्चा दरी लेकर आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो अब सभी बच्चे अपने अपने घरों से कुछ कुछ सामान लाने लगे और सभी को डर था कहीं मौसी यहाँ से फिर से भाग न जाए, इसलिए सभी बच्चे वहाँ पे अपनी बारियां बांधने लगे कि रात के इतने बजे मैं रुकूंगा, रात के उतने से उतने बजे तुम रुकना, इस प्रकार की बातें करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि सभी मौसी को वहाँ पे देखना चाहते थे, उसे जाने नहीं देना चाहते थे। तब मौसी उन्हें जवाब देती है, अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुम जाओ अपने अपने घर। अब मौसी ने तसल्ली दी, तब जाकर सबको चैन आया। इस तरह मौसी मोहल्ले में लौट आई, बच्चों ने उसे जाने ही नहीं दिया। फिर तो वह स्वयं भी कहने लगी, अब मैं सड़क की पटरी पर सो जाया करूंगी, पर अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो अब मौसी कहती है, उनकी जो मौसी रहती है, जो बूढ़ी महिला रहती है, वह कहती है कि आप लोग परेशान मत हो बच्चों, मैं अब मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। अर्थात अब उस मौसी को समझ में आ गया था कि यही बच्चे अब मेरा संसार हैं, मैं किसी भी हालत, कैसी भी हालत हो जाए मेरी, मैं इन लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये बच्चे मुझे बहुत प्रेम करते हैं, इस मोहल्ले वाले भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे भी इनके साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब वह मन बना चुकी थी। ठीक है, तब वह कहती है कि मैं सड़क की पटरी पर सो जाया करूंगी, लेकिन तुम लोगों को अब छोड़कर नहीं जाऊंगी। बच्चों के उत्साह को देखकर बच्चों के घर वाले को भी मौसी की चिंता होने लगी। शीघ्र ही मौसी के रहने के लिए जगह मिल गई। हमारे स्कूल में ही हेडमास्टर ने उसे काम पर रख लिया, वही एक कोठरी में रहने के लिए जगह दे दी। अब मौसी के लिए क्या व्यवस्था की गई? सभी मोहल्ले वालों ने बातचीत करके अब क्या किया, हम उनके जो हेडमास्टर थे स्कूल में, उसे काम पर रख लिया। उनके हेडमास्टर ने उसे वहीं पे एक कोठरी दे दी, कोठरी अर्थात एक रहने के लिए कमरा दे दिया। ठीक है, कहाँ पे? स्कूल के पास। इस बात को बहुत बरस बीत चुके हैं, मौसी अब भी वही है। अब वह सचमुच बुढ़ा गई है, लेकिन तंदुरुस्त है, पोपले मुंह से हंसती है तो बड़ी प्यारी लगती है। अब वह स्कूल की प्याऊ में बैठी बच्चों को पानी पिलाती है। अब वह स्कूल की प्याऊ में बैठी बच्चों को पानी पिलाती है। जब जाड़े के दिन आते हैं तो प्याऊ से हटकर स्कूल के आंगन की धूप में बैठ जाती है। आधी छुट्टी के वक्त बच्चे उसे घेरे रहते हैं। उसके दुपट्टे के छोरों में पहले की तरह चना चबेना मूंगफली दाल फुलियां बंधे रहते हैं। मौसी बच्चों को कहानियां सुनाती, सुंदरबाई की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, तोता तोती की कहानी, उसे सब की खबर रहती है। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती है, सभी घरों में झांक झांक कर घर वालों की कुशल क्षेम पूछती है, फिर सांझ ढले अपनी कोठरी में लौट आती है। तो यही यह कहानी समाप्त तो होती है। कहानी नहीं है, भीष्म साहनी जी का एक संस्मरण है, किसके बारे में? अपने बचपन की एक घटना के बारे में संस्मरण है। ठीक है, और अभी भी वह मौसी जीवित है, जब उन्होंने कहानी लिखी तब की बात है। तो यहाँ पे अब आगे कहते हैं, अब लेखक कहते हैं कि इस बात को बहुत बरस
बीत चुके हैं। किस बात को कि मौसी जब बीमार थी और उसे वापस लाया गया, फिर उसको स्कूल के हेडमास्टर ने एक कोठरी में रहने के लिए जगह दी। यह बात बहुत समय पहले हो गई है। तब से वह स्कूल में काम किया करती थी और वहीं पे कोठरी पे रहा करती थी। तो अब भी मौसी वहीं पे रहती है, ऐसा लेखक कहते हैं। और पहले थोड़ी सी बूढ़ी हुई थी, जो अब बहुत बूढ़ा गई है, मतलब बहुत ज़्यादा उम्र उसकी हो गई है। अब उसके दांत भी टूट गए हैं, तो वह जब पोपले मुंह से हंसती है तो बहुत प्यारी लगती है, ऐसा लेखक कहते हैं। अब वह स्कूल की प्याऊ में बैठी बच्चों को पानी पिलाती है। वह स्कूल में जो उनका विद्यालय है उसमें बैठकर बच्चों को पानी पिलाया करती है। जब जाड़े के दिन आते हैं अर्थात ठंड के मौसम में, तो ठंड के मौसम में वह ज़्यादा उम्र होने के कारण ज़्यादा काम नहीं कर पाती है, इसलिए वह स्कूल के आंगन में धूप सेंकने के लिए बैठ जाती है। आधी छुट्टी अर्थात जो लंच टाइम होता है उसमें सभी बच्चे उसे घेरे रहते हैं, सभी बच्चे उसे घेर लेते हैं और उसके दुपट्टे के छोरों में पुराने समय की तरह आज भी चना चबेना, मूंगफली, दाल फुलियाँ बंधे रहते हैं। ठीक है, तो मौसी बच्चों को कहानियाँ सुनाती, सुंदरबाई की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, तोता तोती की कहानी। आज भी वह उन बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं स्कूल में पढ़ने आते हैं, उन्हें आज भी वह कहानी सुनाया करती है, सबकी खबर रहती है उसे। और कभी कभी धीरे धीरे लाठी टेकती हुई उसके जो सबसे प्यारे मोहल्ले के घर वालों और जो बच्चे रहते थे उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए या फिर हाल चाल पूछने के लिए सभी के घरों में झांकती हुई मोहल्ले में घूमती और फिर वापस सांझ ढलने पर अपनी कोठरी में लौट जाती थी। मोहल्ले में क्यों आते थे? क्योंकि उसे उस मोहल्ले से बहुत लगाव था, क्योंकि उस मोहल्ले के बच्चों ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था और उसके जीवन को अच्छा परिवर्तित किया था। मोहल्ले के लोगों ने भी उसकी सहायता की थी, इसलिए उसे अपनत्व की भावना और लगाव रहता था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़े बूढ़ों की सहायता करनी चाहिए और उनसे दुर्व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए और उनकी बातों को भी मानना चाहिए, उनके अनुभव को हमें समझना चाहिए और वे हमारे लिए पुराने समय में क्या किए हैं इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। अपने माता पिता का भी सम्मान करना चाहिए। आजकल आप लोग सुनते होंगे कि कई बड़े बूढ़ों को जब वो उम्र उनकी बढ़ जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, तब उनके बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम आदि में भेज देते हैं या फिर घर से निकाल देते हैं। तो इस प्रकार की कहानी बातें आप लोगों को सुनने के लिए मिलती होंगी। तो इस प्रकार के कार्य सबसे खराब कार्य हुआ करते हैं, तो इस प्रकार का काम आप लोगों को नहीं करना है। कहीं भी आपको बड़े बूढ़े दिखें, उनकी आदर सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। आपके घरों में भी बड़े बुजुर्ग होंगे तो उनकी आप लोग सेवा करेंगे। यही सीख आप लोगों को इस कहानी से मिलती है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है।